सोचो तुम अपनी सेना के साथ समुद्र पार एक अनजान जमीन पे उतरते हो। सामने दुश्मन का बड़ा सा लश्कर और आपकी फौज छोटी सी। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो पीछे गहरा समुंदर और आपके जहाज। एक भाग के अपने आप को बचाने का मौका। और तब ही कमांडर चिल्लाता है, बर्न ऑल द शिप्स, यानी कि सारे के सारे जहाज जला दो। एक ही पल में सेफ रास्ता एकदम से खत्म। और अब या तो जीत या फिर बर्बादी। लाइफ भी कुछ इसी तरह की ही है। अगर आप पीछे मुड़ने का रास्ता यानी कि अपना बैकअप प्लान नहीं रखते, उसको जला देते हो, तब ही आप है ना आगे फोकस कर पाओगे और अपना फुल पोटेंशियल है ना अनलीज कर पाओगे। और जीत उनको ही मिलती है जो पीछे वाला बैकअप वाला रास्ता है ना डिस्ट्रॉय करे और आगे बढ़ने में फोकस करे। दुनिया के रिच और पावरफुल लोग, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, एलोन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो, उन सभी लोगों ने एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो किया है। और उस ब्लूप्रिंट को नेपोलियन हिल ने अपने 25 साल लगाए। और उन 25 सालों में नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा रिचेस्ट मैन को स्टडी किया। रिचेस्ट मैन लाइक मिलेनियर एंड बिलियनियर्स, जिसकी वेल्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा की हो। और उन्होंने एक 13 प्रिंसिपल की स्क्रिप्ट बनाई। अगर कोई उसको फॉलो करता है ना तो दुनिया की कोई भी ताकत है उसको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। पर एक प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी चीजें, ये 13 प्रिंसिपल्स कहीं पे भी सिखाई नहीं जाती। ना तो स्कूल, ना तो कॉलेज, और आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि ऐसी सारी चीजें होती है। और इसी वजह से 98% से भी ज्यादा लोग सिर्फ सरवाइव करते हैं और अपना EMI पे करते हैं। और दूसरी तरफ 2% लोग ऐसे होते हैं जो इन प्रिंसिपल्स को मास्टर कर लेते हैं और दुनिया पे राज करते हैं। और अगले ही कुछ मिनट्स में हम उन सारे के सारे प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सिर्फ इन प्रिंसिपल को सुना ही नहीं बल्कि अपनाया और अपनी लाइफ में उसको यूज किया, तो आपकी लाइफ, आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपके विजन्स और आपका एटीट्यूड, सारी की सारी चीजें बदलने वाली है। लाइक यू आर अ ब्रांड न्यू मैन, लाइक अ सुपर ह्यूमन। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको समझनी है, एक ऐसी चिंगारी जो आपको सोने ना दे, जो आपको दिन रात एक करने में मजबूर कर दे। और उसका नाम है डिजायर, द बर्निंग डिजायर which is starting point of all the achievements out there. So give me a few minutes and I will give you the superpower to achieve almost anything in your life. But you have to promise me you won't use it for the evil. एक माचिस और एक वाइल्ड फायर, उनमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक माचिस है वो कुछ ही देर के लिए जलती है, बट जो वाइल्ड फायर है वो सारी की सारी चीजें जो अपने रास्ते में आती है उसको कंज्यूम कर जाती है। और इसी तरह एक विश है वो माचिस की तरह है जो थोड़ी देर रहती है और उसके बाद वो बुझ जाती है। बट जो बर्निंग डिजायर है वो वाइल्ड फायर की तरह है कि जो एकदम से बुझता नहीं, वो है ना चलता ही रहता है। और नेपोलियन हिल कहते हैं हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ बर्निंग डिजायर से होती है। एडविन सी बार्नेस, एक गरीब बंदा, उसके पास ट्रेन टिकट के भी पैसे नहीं थे और उसको बनना था थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर यानी कि बिजनेस एसोसिएट। तो उसने क्या किया, उसने जो लगेज ट्रेन होती है ना कि जिसमें है ना सब गुड्स ही जाते हैं, वो वाली ट्रेन पकड़ के ही है ना एडिसन के पास चला गया। वहाँ पे जाके उसके मुंह पे उसने बोला कि मुझे आपका बिजनेस एसोसिएट बनना है, मुझे आपका बिजनेस पार्टनर बनना है। बाद में वो बन भी जाता है। तो वहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या होता था कि उसके दिमाग में है ना एक ही बर्निंग डिजायर था कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, बनना है, बनना है। मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई बिजनेस पार्टनर नहीं बनाएगी तो छोटा मोटा काम कर लूँगा या फिर जॉब कर लूँगा, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था उसके पास। तो तभी जाके है ना वो थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन पाया और वो मिलेनियर भी बन गया। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं आपको पता है कि काश मेरे पास ज़्यादा पैसा होता,
काश मेरे पास ज़्यादा टाइम होता। और वो सिर्फ विश है। विशेस डोंट वर्क बट बर्निंग डिजायर वर्क्स लाइक अ चार्म। जो विश होती है ना वो फ्रेजाइल होती है कि भाई किसी ने ना ऐसे धक्का दे दिया ना तो वो टूट जाती है। विश है वो आपको सोने देती है, बट जो बर्निंग डिजायर है वो सोने नहीं देता कि मुझे ये करना है करना है करना है और कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूँगा। और उसी तरह से विश तुम्हें है ना एक्सक्यूजेस देगा, लाइक मैं ये करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास ये नहीं है। पर जो बर्निंग डिज़ायर होगा ना तो वो क्या करेगा, वो आपको सॉल्यूशन की ओर रहना फोर्स करेगा कि आपको ना सॉल्यूशन फाइंड करना होगा कुछ भी चीज़ होगा। अगर आपके दिमाग में अभी एक ही क्वेश्चन है कि ठीक है भाई बर्निंग डिज़ायर वर्क करता है तो अब हम इसको लाइक एक्शन में कैसे लाए, तो नेपोलियन हिल ने यहाँ पे 6 स्टेप्स दिए हैं अपने डिज़ायर को एक्शन प्लान में बदलने के लिए। फर्स्ट है हाउ मच मनी यू वांट, सेकेंड है कब चाहिए, और थर्ड है क्लियरली है ना आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे ये इतने समय में मिल जाता है तो मैं है ना रिटर्न में इतनी सर्विसेज में दूंगा। फोर्थ है एक प्लान बनाओ और अभी से उस पर एक्ट करना शुरू कर दो। फिफ्थ है आपको जो भी चीज़ें चाहिए उसको आप है ना एक पेपर पे लिखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए बाय दिस टाइम आई विल गिव दिस सर्विस इन रिटर्न। एंड 6 है उसको आप है ना 3 बार है ना दिन में पढ़ो, लाइक सुबह दोपहर और शाम को। तुम्हारे ड्रीम और रियलिटी के बीच में एक ही ब्रिज है और वो है बर्निंग डिजायर। और तुम्हारी डिजायर इतनी पावरफुल है कि तुम अपना लास्ट शिप भी चलाने को रेडी हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सिर्फ बर्निंग डिजायर से ही काम नहीं चलेगा, उस फायर को हमें और भी मजबूत बनाना पड़ेगा और वो फेथ से मजबूत होगी। सो प्रिंसिपल 2 है फेथ बिलीफ की अल्केमी। सोचो तुमने कोई भी सीड ना जमीन में डाल दिया और उसको आप रेगुलरली पानी देते हो, सूरज की रोशनी देते हो और उसका ख्याल रखते हो और वेट करोगे। और फेथ नहीं है तो तुम 2 या 3 दिन के बाद ना उसको ऐसे ही है ना निकाल के ना फेंक दोगे क्योंकि ग्रो नहीं हुआ और रिजल्ट जो सीड है वो मर जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं फेथ वो अल्केमी है जो आपके डिजायर को रियलिटी में बदलती है। थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब बना रहे थे ना तो वो 10,000 से भी ज़्यादा टाइम फेल हुए और लोग हंस रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब वो सक्सेसफुल हो गए तो उसका इंटरव्यू लिया गया, तब रिपोर्टर ने उसको पूछा कि आप 10,000 टाइम फेल हो गए बल्ब बनाने के लिए, तो उसने रिप्लाई किया नहीं, मैंने ऐसे 10,000 वेज फाइंड किए हैं कि जैसे है ना बल्ब बन ही नहीं सकता। और ये होती है फेथ। हर बार फेल होने के बाद भी अपने विजन पे पूरा का पूरा भरोसा रखना और एक और बार कोशिश करना, ये होती है फेथ। और आज हमारे घर में जो लाइट बल्ब है ये वही फेथ का रिजल्ट है। और फेथ बिना डिज़ायर एक डेड बॉडी है और डिज़ायर में जान डालती है वो है फेथ। और कई लोगों में सेल्फ डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये हो जाएगा। जब आप ऐसा करते हो ना तो आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को वही नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फीड करते हो, और जब आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फीड करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को तब नेगेटिव रिजल्ट आता है। तभी है ना नेपोलियन हिल बोलते हैं कि अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पॉजिटिविटी से हिप्नोटाइज कर दो। फेथ कोई मैजिक नहीं है, फेथ एक मशल है और तुम उसको ट्रेन भी कर सकते हो, और जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव रहेगा। और उसको ट्रेन करने के लिए नेपोलियन हिल ने एक फॉर्मूला दिया है। रोज़ अपने डेफिनेट डिज़ायर को लिखो और पढ़ो, उसको विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारा हो, और हर अफर्मेशन को इमोशंस के साथ बोलो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, उसका जो डाउट है ना वो तुम्हारी फेथ और तुम्हारे डिज़ायर दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। और हर रोज़ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है वो एक साथ नहीं रह सकती। आपको ज़्यादा वेटेज पॉजिटिविटी में ही देना रहेगा, तभी है ना वो आपको नए नए आइडियाज़ ला के देगी। फेथ एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो आपको इम्पॉसिबल की ओर ले जा सकता है, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब, विराट कोहली का करियर, और उन सब की फाउंडेशन एक ही थी, अनस्टॉपेबल फेथ। और याद रखो जो डाउट होता है ना मन में वो एक वायरस है और उसका क्योर एक ही है और वो है फेथ। और जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करोगे ना फेथ से, आप खुद अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट बन जाओगे। और यही है प्रिंसिपल 2 फेथ। और
सिर्फ बर्निंग डिजायर और फेज से काम नहीं चलेगा, आपको ऑटो सजेशन भी चाहिए होगा। और अगला स्टेप है ना, आपको सिखाएगा कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, और इसका नाम है ऑटो सजेशन। आप सोच के देखो, आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल कौन सा है? इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, योर बाइक, योर कार? नो, आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल टूल है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और जो ऑटो सजेशन होता है ना, उस टूल का रिमोट कंट्रोल है। और जो भी चीज़ आप इमोशन के साथ है ना अपने माइंड को कहते हो और एक्सपीरियंस करते हो ना, वो चीज़ डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होती है। तो आप पूछोगे कि कैसे? जब आप सोचते हो ना कि मुझे ये बाइक और कार लेनी है, तो आप है ना अपने इमोशन के साथ उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को फीड करते हो। तो उसके बाद क्या होता है, आप कहीं पे भी जाओगे तो वो बाइक या वो कार आपको दिखाई ही दे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके ब्रेन में एक फिल्टर लगा देता है कि इसको अब ये ही चीज़ दिखानी है। समझ रहे हो? और यही है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप है ना गूगल कर सकते हो। और ऑटो सजेशन एक स्वॉर्ड है। अगर आप बार बार रिपीट करते हो ना कि मैं अनलकी हूँ, मैं लूज़र हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपके दिमाग में वही फिल्टर लगा देगा, और आप उसी तरह की चीज़ों को देखोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे। अगर आपको है ना ये पावरफुल टूल है ना यूज़ करना है, तो आपको है ना ये सारी गंदगी है ना हटानी पड़ेगी। आपको जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं? और आप बोलोगे ना कि मैं ना बहुत लकी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह का फिल्टर आपके माइंड में लगा देगा कि आप कोई भी है ना प्रॉब्लम या कुछ भी चीज़ों में फंस जाओगे तो वहाँ पे भी आपको है ना अपॉर्चुनिटी ही नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चाहता है। आप इमोशंस के साथ बोल रहे हो कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं लकी हूँ, तो आपके साथ वैसा ही होगा। और प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को नेगेटिव चीज़ ही फीड करते हैं। जब आप उसको नेगेटिव चीज़ें देते हो तो आपको नेगेटिव चीज़ें ही मिलेगी इन रिटर्न में। तो आपको करना क्या है? आपको जो कुछ भी चाहिए उसको एक पेपर पे लिखना है, इमोशन के साथ है ना उसको फील करना है जैसे कि वो आपके पास अभी है। सपोज कि ना मुझे कोई भी कार चाहिए, XYZ कार है, तो मैं उसको ना पेपर पे लिखूंगा कि मुझे ये XYZ कार चाहिए, और मैं उसी चीज़ को है ना रीड करूँगा बार बार, दिन में 3-4 बार और उससे भी ज़्यादा बार। और पहले है ना शुरुआत में ऐसे लगेगा कि भाई आप है ना कर क्या रहे हो, दिस इज़ ऑल टाइम वेस्ट। और वही आपकी टेस्ट है। अगर आप उसमें पास हो जाओगे तो आप सक्सेसफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंग्स है ना प्रोवाइड करोगे, पॉजिटिविटी फीड करोगे, और उसके बाद आपको है ना कोई भी चीज़ें प्रॉब्लम नहीं लगेगी बट की अपॉर्चुनिटी लगेगी, और आप उसको पॉजिटिवली सॉल्व कर पाओगे। और ऑटो सजेशन से आप पूरा का पूरा अपना माइंडसेट है वो चेंज कर सकते हो। विश बोलती है काश मेरे पास ये होता, फेथ बोलती है मैं डिज़र्व करता हूँ, और ऑटो सजेशन बोलता है मेरे पास ऑलरेडी है। और जब है ना आपका सबकॉन्शियस माइंड वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, तब दुनिया की कोई भी ताकत है ना आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को पाने से। और कोई भी चीज़ पाने के लिए आपके पास होनी चाहिए उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो प्रिंसिपल नंबर 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक नॉर्मल डॉक्टर और एक स्पेशलाइज्ड सर्जन, उनमें क्या डिफरेंस है? दोनों डॉक्टर ही है, दोनों जान ही बचाते हैं। डिफरेंस वो है, जो नॉर्मल डॉक्टर होता है, जो MBBS होता है, वो जनरली 1 लाख से 2 लाख रुपए महीने कमाता है, और जहाँ पे जो सर्जन है वो मंथली एटलीस्ट 10 लाख से भी ज़्यादा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि सर्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो इन्फोसिस है हमारे इंडिया में, उसके भी है ना 7 है ना अलग अलग फाउंडर्स थे, और सातों के सातों अलग अलग चीज़ों पे फोकस करते थे, और उन्होंने ही इन्फोसिस को इतना बड़ा किया है। और निखिल और नितिन कामत, एक को है ना अच्छा प्रोग्रामिंग आता था और दूसरे के पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज थी। दोनों ने कंबाइन किया और बन गया जीरोधा, और आज जीरोधा की वैल्यूएशन बिलियंस में है। और प्रॉब्लम ये है कि स्कूल और कॉलेज आपको जनरल नॉलेज ही देता है, हिस्ट्री के डेट्स, पीरियोडिक टेबल, फॉर्मूलाज, दैट्स इट। क्या वही नॉलेज आपको बिलियनियर बनाएगा? बिलियनियर तो छोड़ो, या फिर मिलेनियर बनाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। अगर आपको है ना कोई भी फील्ड में हद से ज़्यादा पैसा कमाना है ना, तो वो कहाँ पे आप कमा सकते हो? आप कोई भी फील्ड ले लो। सपोज कि आप प्रोग्रामिंग में काम करते हो, तो
प्रोग्रामिंग में जो एवरेज है ना सबको आता है, लाइक बेसिक लेवल का है वो तो आपको आना ही चाहिए, प्लस है ना जो एडवांस के ऊपर का भी है वो भी आपको आना चाहिए। आपको है ना सबसे ज्यादा पैसा तब मिलेगा कि जब आप ओवर द एज पे काम करते हो। लाइक अभी एआई आया है, अगर कोई एआई के ऊपर है ना अच्छे से वर्क करे और है ना लोगों की लाइफ आसान करे तभी है ना उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आपको वर्डप्रेस आता है, देखो बेसिक है ना वर्डप्रेस है ना सबको आता है कि कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करे और कैसे उसको डेवलप करे, पर अगर आपको वो भी पता है कि कैसे इसको फुल्ली ऑप्टिमाइज करे लाइक और कैसे इसका एसईओ भी करते हैं, तो आपके पास है ना बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे, बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग मोर वैल्यू। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है इमेजिनेशन। एक सिंगल आइडिया की कीमत क्या होती है? एक सिंगल आइडिया आपको रातों रात बैंकरप्ट भी कर सकता है और आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। और नेपोलियन हिल बोलते हैं इमेजिनेशन एक ऐसा वर्कशॉप है जहाँ पे आपकी डिज़ायर शेप लेती है। और हिस्ट्री के हर एक एम्पायर एक छोटी सी इमेजिनेशन से ही शुरू होते हैं। जैसे कि हमने बात किया थॉमस अल्वा एडिशन। इमेजिनेशन एक ऐसी स्वॉर्ड है, अगर आप उसको डे ड्रीमिंग में वेस्ट करोगे ना तो सिर्फ फैंटेसी से बनेगी, और अगर आप उसको डेफिनेट डिजायर और प्लान के साथ यूज करते हो तो वो आपकी बन जाएगी ब्लूप्रिंट, और वो ब्लूप्रिंट आपको डेस्टिनी की ओर ले जाएगी। और इमेजिनेशन दो तरह की होती है, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या है? जो दो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और उसको कंबाइन करके ना एक चीज़ बनाना, वो है सिंथेटिक इमेजिनेशन। टैक्सी तो पहले थी ना, पर वहाँ पे उबर आया, उसने ऐप बनाया और वो टैक्सी के साथ कंबाइन कर दिया और उबर बन गया। स्विगी रेस्टोरेंट भी पहले ही थे ना, तो वहाँ पे ना उन लोगों ने ऐप बनाया जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो और आपका खाना डिलीवर हो जाए। और दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है? तो क्रिएटिव इमेजिनेशन वो है कि आपका जो प्लग होता है ना वो डायरेक्टली इनफाइनाइट इंटेलिजेंस में प्लग इन हो जाए। लाइक न्यूटन का एप्पल के पेड़ के नीचे बैठना, वहां से एप्पल गिरना और वहां से ग्रेविटी को डिस्कवर करना। स्टीव जॉब्स बोलते हैं द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु एक्चुअली डू। और ये दुनिया फॉलोअर्स की नहीं है, ये दुनिया है ड्रीमर्स की। और तुम्हारा इमेजिनेशन ही तुम्हारी एक सीक्रेट फैक्ट्री है जो आपके डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। और इसीलिए इमेजिनेशन को इग्नोर मत करो, उसको फ्यूल दो, उसको डिसिप्लिन दो और उसको यूज करो। और इमेजिनेशन ही सब कुछ नहीं है, इमेजिनेशन के बाद आपको ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग भी होनी चाहिए। तो अगला प्रिंसिपल नंबर 6 है द ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द एक्शन ब्लूप्रिंट। सोचो तुम्हारे पास एक गोल्ड माइन है, वहां पे हजारों करोड़ों का गोल्ड वहां पे पड़ा हुआ है, पर आपके पास मैप नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है। तो बिना प्लान के, बिना मैप के वहां से आप है ना 1 किलो गोल्ड भी नहीं निकाल पाओगे। तो नेपोलियन हिल कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही वही मैप है जो आपके इमेजिनेशन को पैसा, पावर और सक्सेस में कन्वर्ट करता है। अगर हम अपनी ही लाइफ देखें ना तो कितनी बार है ना हमने डिसाइड किया होगा कि हम YouTube पे ग्रो करेंगे, कि हम अपना फिटनेस का ध्यान रखेंगे और हमें 6 पैक एब्स चाहिए, विंटर आर्क आ रहा है अभी, लेकिन बिना प्लान के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बिना रिटर्न प्लान के वो सारी की सारी चीजें ऐसे हवा में डिसॉल्व हो जाती है। इन्फोसिस के 7 फाउंडर ने अपनी सैलरी को कॉम्प्रोमाइज करके एक रिटर्न प्लान फॉलो किया था। आज इन्फोसिस की वैल्यूएशन बिलियंस डॉलर्स में है। देखो कॉफी पे या फिर चाय पे है ना करोड़ों आइडियाज डिस्कस होते हैं, बट बिना एग्जैक्ट प्लान के वो सब कुछ वेस्ट है, वेस्ट। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 99% लोग जो प्लान बनाते हैं वो फेल होते हैं और उसके बाद बोलते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर नेपोलियन हिल बोलते हैं कि आपका प्लान फेल हुआ है, आप फेल नहीं हुए हो। और उसके बाद एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका प्लान फेल हो गया दूसरा प्लान बनाओ। लूजर्स बोलते हैं कि मेरा प्लान फेल हो गया, बट विनर्स बोलते हैं कि मेरा प्लान फेल हुआ है, मैं फेल नहीं हुआ। जो लीडर्स होते हैं वो अपने प्लान को फॉलो करते हैं, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं आपको पता है? वो दूसरों के प्लान में घुल जाते हैं। और एक ब्रूटल ट्रूथ, अगर तुम अपना प्लान नहीं लिखते ना तो तुम अपना फ्यूचर दूसरों के हाथ में दे देते हो। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या आप एक फॉलोअर बन के ही रह जाओगे या फिर एक लीडर बन के एक एम्पायर खड़ा कर दोगे। और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से भी काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए डिसीजन,
टू फाइट द प्रोकास्टिनेशन। तो उसके लिए है प्रिंसिपल 7 द डिसीजन, किलिंग द प्रोकास्टिनेशन बिफोर इट किल्स योर ड्रीम्स। सोचो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसके इंजन से धुआं निकल रहा है और उसके डोर्स वाइड ओपन है और ट्रेन सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए ही खड़ी है। अगर आप चढ़ गए तो आप डेस्टिनेशन की ओर बढ़ोगे, अगर आप नहीं चढ़ पाए तो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। और एक बंदा हेजिटेट करता है कि मैं दूसरी ट्रेन पकड़ लूँगा, और दूसरा बंदा है वो जंप करके ही ट्रेन पे चढ़ जाता है। और 10 साल के बाद जो पहला बंदा था जो हेजिटेट कर गया, वो अब भी वही हेजिटेशन में फंस गया है। और जो दूसरा बंदा था जिसने मौके पे चौका मार दिया, वो आज अपनी बड़ी कंपनी का CEO है। तो नेपोलियन हिल कहते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों का सबसे बड़ा डिफरेंस है डिसीजन। 1993 में इन्फोसिस ने IPO निकाला था, तब उसकी पर शेयर की प्राइस 95 रुपीज थी। लाखों लोगों ने इन्फोसिस के बारे में तब भी सुना था। अगर उस वक्त आंख बंद करके 10,000 रुपए लगाए होते तो वो आज स्प्लिट्स और बोनसेस के बाद 900 करोड़ से भी ज्यादा का वर्थ होता उस शेयर्स का। और अब आप बोलोगे कि उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था। तो सोचो यार, 900 करोड़ क्या आपके आसपास में कोई किसी के पास है इतना? एक डिसीजन लेने से लाइफ बन जाती है और एक डिसीजन ना लेने से रिग्रेट का माउंटेन खड़ा हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादातर लोग डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं। लाइक कल से जिम जाऊंगा, कल से फिटनेस पे पूरा का पूरा ध्यान रखूंगा, कल से हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा, कल से जल्दी उठूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं। और नेपोलियन हिल कहते हैं प्रोकास्टिनेशन इज द मोस्ट कॉमन एनिमी ऑफ ऑल द ह्यूमन आउट देयर। और सिर्फ डिसीजन बनाने से ही काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए होगा परसिस्टेंस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नंबर 8 है परसिस्टेंस, द फायर दैट रिफ्यूजेस टू डाई। सोचो तुम एक मैराथन रन कर रहे हो, 90% ऐसे लोग हो गए कि वो थक कर ना बीच में ही बैठ जाएंगे कि भाई हमसे नहीं होगा, और सिर्फ 10% ही ऐसे लोग हो गए जो वो मैराथन कंप्लीट करेंगे। तो नेपोलियन हिल यहाँ पे कहते हैं विनर्स और लूजर्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो है परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने एक प्लान बनाया और वो फेल हो गया, तो आपने दूसरा प्लान बनाया, वो भी फेल हो गया। आपने तीसरा प्लान बनाया, वो भी फेल हो गया। आपने चौथा प्लान बनाया, वो भी फेल हो गया। आपने 5th प्लान बनाया और वो भी फेल हो गया। परसिस्टेंट का मतलब ही यही है, आप प्लान बनाते जाओ, आप है ना नए नए तरीके, नए नए वेज ट्राई करते ही जाओ, तब तक कि जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। और वही है परसिस्टेंस। जो थॉमस अल्वा एडिसन है ना, वो 10,000 टाइम्स फेल हुए थे बल्ब बनाने में। तो सिर्फ यहाँ पे परसिस्टेंस से भी काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए होगा द मास्टरमाइंड। तो प्रिंसिपल 9 है द मास्टरमाइंड। सोचो भारत ही वर्ल्ड कप खेल रही है क्रिकेट का, और विराट कोहली कितना भी जीनियस हो, कितना भी फिट हो, कितना भी वो कुछ कर ले, पर वो सिर्फ विराट कोहली से ही हम मैच नहीं जीत सकते। उसको बॉलर्स भी अच्छे चाहिए होंगे, उसको फील्डर्स भी अच्छे चाहिए होंगे, उसको बैट्समैन भी अच्छे चाहिए होंगे। सो नेपोलियन हिल यहाँ पे कहते हैं नो इंडिविजुअल विल हैव अ ग्रेट पावर विदाउट द मास्टरमाइंड। गांधी जी अकेले ब्रिटिश एम्पायर को हरा नहीं सकते, लेकिन जब नेहरू, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पटेल, लोकमान्य तिलक और हजारों ऐसे लोगों ने एक पर्पस के साथ यूनाइट हुए, एक इनविजिबल एंड अनस्टॉपेबल फोर्स है ना क्रिएट हुआ वहां पे, एंड दैट वाज मास्टरमाइंड अलायंस। और उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, यानी कि भारत देश आज़ाद हो गया। प्रॉब्लम ये है कि लोग ना हमेशा सोचते हैं कि भाई मैं अकेला ही कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी ये है कि इंसानों की नॉलेज वो लिमिटेड होती है। तुम्हारे पास एक ही ब्रेन है और एक ही प्रोस्पेक्टिव है। नेपोलियन हिल बोलते हैं कि 2 या उससे ज्यादा लोग एक साथ ना मिलकर किसी भी चीज पे काम करते हैं तो वहां पे एक थर्ड ब्रेन क्रिएट हो जाता है, और वो ब्रेन आपको ऐसे आंसर देता है ना जो तुम कभी खुद इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ये था प्रिंसिपल नंबर 9 द मास्टरमाइंड, एंड वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल नंबर 10 दैट इज द मास्टरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हिस्ट्री के सबसे बड़े वॉर्स, इन्वेंशन और मास्टरपीसेस सिर्फ एक ही एनर्जी से बने हैं, और वो है सेक्सुअल एनर्जी। नेपोलियन हिल बोलते हैं द इमोशन ऑफ
इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द एंटायर यूनिवर्स। अगर आप इनको यूज़ करके आप कोई भी गोल पे चैनल करते हो तो आपका ब्रेन एक जीनियस फैक्ट्री बन जाता है। आर्टिस्ट, साइंटिस्ट एंड इवन लीडर्स सब ने इस एनर्जी को यूज़ किया है। और स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को कंजर्व करके हायर क्रिएशन पे लगा देते हो तो इम्पॉसिबल चीज़ भी कहेगी आई एम पॉसिबल। और नेपोलियन हिल ने इस एनर्जी को चैनल करने के लिए दिए 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है जब भी कोई ऐसी अर्ज फील हो तो उसको एक क्रिएटिव टास्क में शिफ्ट करो, लिखो, ब्रेनस्टॉर्म करो और क्रिएट करो। स्टेप नंबर 2 है अपने गोल्स को विजुअलाइज करो और इस एनर्जी को उसके साथ पेयर करो। थर्ड एंड फाइनल स्टेप है अपनी रिलेशनशिप को ऑब्सेशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बनाओ। और लव अलाइंड विथ द ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल ड्राइव। और ये 3 चीज आप रोज के रोज करते जाओ तो स्लोली क्या होगा कि आपका ब्रेन है जो इस एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव वे से यूज कर रहा था उससे ये प्रोडक्टिव वे में यूज करने लगेगा। और साइंस कहता है अराउजल के टाइम तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन फ्लड करता है और यही वो हार्मोन्स है जो आपको फोकस, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को 10x बूस्ट करते हैं। और अगर तुम इसी मोमेंट को एक विजन के साथ कंबाइन करते हो तो तुम एक सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी मोड में चले जाते हो। और सेक्सुअल एनर्जी डबल एज स्वॉर्ड है। अगर आपने इसको क्रिएटिवली यूज किया तो ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अगर आप इसको डिस्ट्रक्टिव में यूज करते हो देन इट विल बी एब्सोल्यूट डिजास्टर। तो इसी तरह इसी एनर्जी को अपने गोल्स के साथ कंबाइन करना और अपने गोल्स को अचीव करना एक आसान लाइफ बनाता है। और अगला और मज़ेदार प्रिंसिपल नंबर 11 है द सबकॉन्शियस माइंड, द ब्रिज टू इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। आपको मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में पता ही होगा। तो उसके एक फ्रेंड ने रामानुजन को पूछा कि तुम्हारा इतना एजुकेशन भी नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूलास, इक्वेशंस आते कहाँ से है? तो वो सारी की सारी चीज़ें उसको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से मिलती थी। जैसे कि हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बात करें कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 10,000 ऐसे स्टेप्स फाइंड किए जिससे बल्ब नहीं बन सकता। अगर हमारा प्लान है ना 3 से 4 बार फेल हो जाए ना सबके सब लोग है ना गिव अप कर देंगे क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है। जस्ट इमेजिन थॉमस अल्वा एडिसन ने ये किया होता तो आज शायद हमारे पास बल्ब भी नहीं होता। पर थॉमस अल्वा एडिसन के पास वो चीज़ थी जो दूसरे लोगों के पास नहीं थी। उसके पास था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करते थे और उसकी वजह से ही उसको नए नए हंचेस मिलने लगे और उसी वजह से उसने 10,000 टाइम फेल होने के बावजूद भी बल्ब बना लिया। पर प्रॉब्लम ये है कि सबकॉन्शियस को पता नहीं होता कि क्या आपके लिए सही है या क्या आपके लिए गलत है। अगर आप बोलते हो मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ठीक है भाई इसको है ना ऐसी ही चीज़ें देनी है। अगर आप बोलते हो और मानते हो कि आई एम वेरी लकी, मनी इज़ कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, तो सबकॉन्शियस भी वही एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है भाई इसको ये चाहिए, इसको ये दो। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि इसको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग में यही सोच होगी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे गोल्स ईजिली अचीव कर सके। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपने गोल्स को लिखो, आप कौन सी सर्विसेज इन रिटर्न दोगे, आपको कितने समय में चाहिए, और ये सारी की सारी चीज़ है ना 3 से 4 बार है ना आपको रिपीट करनी है डेली विथ इमोशन। तभी ये पॉसिबल होगा। अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को पॉजिटिवली यूज़ करोगे। जो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन है वो 24/7 एक्टिव रहता है। आपको पता होगा कि आप है ना कार ड्राइव करते हो तो कार के गियर्स है ना अपने आप शिफ्ट होते हैं। आप बाइक चलाते हो तो आप बाइक के गियर्स भी अपने आप शिफ्ट होते हैं। जब आप बाइक और कार सीखते हो तो स्टार्टिंग में ही आप कॉन्शियस ब्रेन को यूज़ करते हो और एक बार आप बाइक या कार ड्राइव करना अच्छे से आता है तो उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी। आप सांस लेते हो वो भी है ना सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है। आपके हार्ट में जो ब्लड जाता है वो भी है ना सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है। और हमारा ये सबकॉन्शियस ब्रेन है वो 24/7 एक्टिव रहता है और हमारा सर्वेंट है वो। अगर आप उसको बोलोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो आपको वो चीज़ ला के देगा। अगर आप उसको पॉजिटिविटी फीड करोगे तो आपके पास हमेशा पॉजिटिविटी ही आएगी। अगर आप उसको नेगेटिविटी फीड करोगे कि मैं अनलकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपके पास वो ही सारी चीज़ें आएगी, क्योंकि वो आपके ब्रेन को उसी तरह से ही सेट करता है। और इसी तरह से प्रिंसिपल नंबर 12 है
द ब्रेन, द ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन ऑफ थॉट्स। तुम्हारा ब्रेन एक सिर्फ ऑर्गन नहीं है आपकी बॉडी का, वो एक्चुअल में एक ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एवरी थॉट तुम्हारे ब्रेन से एक वाइब्रेशन की तरह ब्रॉडकास्ट होता है और दूसरे लोगों के ब्रेन्स उसको रिसीव करते हैं। मतलब तुम लिटरली अपने थॉट से दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हो विदाउट नोइंग और अननोइंग। स्वामी विवेकानंद ने बोला है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। उनका ब्रेन इतनी फ्रिक्वेंसी से ब्रॉडकास्ट करता था कि शिकागो के स्टेज में उसने इंडिया का नाम रोशन कर दिया। तो आप पूछोगे कि हम अपने ब्रेन को कैसे ट्यून करें, तो नंबर 1 है डेली अफर्मेशन। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव चीज़ें फीड करो। नंबर 2 है विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को विविड पिक्चर्स में इमेजिन करो। और नंबर 3 है मास्टरमाइंड। अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ ना सराउंड रखो कि जिसके जैसे आप बनना चाहते हो। अगर आप 5 मिलेनियर के साथ रहते हो ना, तो 6 मिलेनियर आप बन ही जाओगे, बिकॉज आपका एनवायरनमेंट ही वही है। और नंबर 4 है मेडिटेशन एंड फोकस। और यही 4 चीज़ें आप फॉलो करते हो ना, तो आपका ब्रेन अच्छे से ट्यून हो जाएगा। और उसके बाद आता है प्रिंसिपल नंबर 13, द सिक्स्थ सेंस। कभी आपने फील किया है कि आपका इनर वॉइस है, वो आपको वार्न कर रहा है, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कर, और फिर भी आपने अपने इनर वॉइस को इग्नोर किया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ है? अगर हुआ है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ या ना। और हमारे सिक्स्थ सेंस एक इनविजिबल जीपीएस की तरह है, वो हमें राइट टाइम पे राइट चीज़ें गाइड करती है। पर ऐसा होगा कैसे? तो नेपोलियन हिल ने इसको अच्छी तरह से ना टेस्ट किया। वो क्या करते थे कि वो जब रात को सोने जाते थे ना, तब वो इमेजिन करते थे कि उसको अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, ये सारे के सारे जो लेजेंड्स थे वो मिलके उसको एडवाइस करते थे कि ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। वो सिर्फ ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करते थे और सरप्राइजिंगली उसको सबकॉन्शियस ब्रेन ने भी वही सॉल्यूशन दिए जो वो लेजेंड्स दे सकते थे। तो यहाँ पे हम 4 स्टेप्स है वो फॉलो कर सकते हैं। पहला है अपने गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर मत करो। दूसरा है रोज अपने माइंड को पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव अफर्मेशन से फीड करो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को। तीसरा है अपने एनवायरनमेंट और अपने मास्टरमाइंड को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रखो। और फोर्थ है मेडिटेशन और साइलेंस पे कुछ टाइम स्पेंड करो। और नेपोलियन हिल बोलते हैं सिक्स्थ सेंस इज द एपेक्स प्रिंसिपल, एक क्राउन जो बाकी सारे के सारे प्रिंसिपल के ऊपर बनता है। ये तुम्हें एक इनविजिबल गाइडेंस देता है और वो कभी भी गलत नहीं होता। और ये था प्रिंसिपल नंबर 13। और अब हम बात करेंगे 6 कॉस्ट ऑफ फियर। नंबर 1 है फियर ऑफ पॉवर्टी। अगर मैं फेल हो गया तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। नंबर 2 है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। नंबर 3 है फियर ऑफ इल हेल्थ, मैं बीमार पड़ गया तो। नंबर 4 है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, अगर वो छोड़ गई और गया तो मैं क्या करूँगा। नंबर 5 है फियर ऑफ ओल्ड एज, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ और अब कुछ नहीं हो सकता। और नंबर 6 पे है फियर ऑफ डेथ, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। 6 कॉस्ट ऑफ फियर के ऊपर आपको अच्छे से एक और वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने है ना इस वीडियो को यहाँ तक ना देखा है और आपने है ना सारे के सारे चीज़ों को फॉलो किया है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। ये मेरा वादा रहा। एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।